इस देश में जब अंग्रेज थे तो हमारे पूर्वजों को ये बात बताई गई, ये बात समझाई गई कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। हमारे बाप दादा पूर्वजों ने क्या किया? अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया। अगर हमारे पूर्वज अंग्रेजों को खदेड़ने की लड़ाई में शामिल नहीं हुए होते तो आज जो लोग नागपुर से देशद्रोह और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को इस देश से खदेड़। हमारे पूर्वजों की वजह से अंग्रेज ये देश छोड़कर गए। अगर हमारे पूर्वजों की वजह से अंग्रेज ये देश छोड़कर गए तो हमें मिलना चाहिए था आजादी। मगर आजादी के 75 साल में हमें क्या मिला? जानवरों की गिनती होगी मगर हमारी गिनती नहीं होगी। आजादी के 75 साल में हमें यह मिला और आजादी के अमृतोत्सव का ताली बजाने में सबसे ज्यादा संख्या हमारे लोग। उन्हें पता ही नहीं 75 साल में हमारी तो गिनती नहीं हुई, जानवरों की हो रही। तो हमारे पूर्वजों को इस बात की उम्मीद थी, इस बात का विश्वास था कि जब अंग्रेज जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, इसलिए अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान आजादी के 75 साल में नहीं हुआ। 1947 में देश से आज अंग्रेज गए तो हमारी वजह से गए, वरना 1857 भी लड़ा था इन लोगों। 1857 भी तो लड़ा था, नहीं जीत पाए, अकेले लड़ रहे थे। और 1947 क्यों जीत लिए? क्योंकि हमारे पूर्वज उसमें शामिल थे, इसलिए 1947 जीत लिए। तो हमारी वजह से अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए। जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए, देश आजाद हो गया, तो सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, सबको सबका हक अधिकार मिलना चाहिए था। मगर वही व्यवस्था जो अंग्रेजों के पहले थी, मुगलों के पहले थी कि हम ही सब मुट्ठी में रखेंगे 3.5% के लोग, आपको कुछ नहीं देंगे, वही व्यवस्था संविधान में सबका हक अधिकार लिखा होने के बावजूद भी वही व्यवस्था 75 साल से चलाने का काम किया जा रहा है। तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंग्रेज जब इस देश में थे तो वो जाति आधारित जनगणना करते थे, तो अंग्रेज चले गए तो कौन सी आफत आ गई जो जाति जनगणना बंद कर दिया गया? ऐसी कौन सी समस्या पैदा हो गई थी जो बंद कर दिया गया? अरे सबके डाटा आते, पता चलता किसकी क्या क्या हैसियत है, कितना विकास हुआ, तो उस हिसाब से आप योजना बनाते और उस हिसाब से योजना बनाकर जिसका विकास कम हुआ उसका आप विकास करते, तो जाति जाति की लड़ाई देश में खत्म हो जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के पहले प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने जाति आधारित जनगणना को रोक दिया। अब सवाल खड़ा होता है कि पंडित जी को क्या परेशानी थी, नेहरू जी को क्या परेशानी थी हमारी जनगणना से? तो परेशानी इसलिए हो गई कि जब कांग्रेस महासमिति में चुनाव हुआ और कांग्रेस महासमिति में यह तय किया गया कि इस बार जो अध्यक्ष का चुनाव जीतेगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। जब चुनाव हुआ तो सरदार पटेल चुनाव जीत गए, और जब सरदार पटेल चुनाव जीत गए तो गांधी जी ने अपनी ताकत का उपयोग किया और ताकत का उपयोग करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया। लोगों ने बहुत सारा सवाल खड़ा किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने सवाल खड़ा किया कि गांधी जी ने नेहरू को क्यों चुना। गांधी जी को भी लोगों ने सवाल पूछा तो गांधी जी ने जवाब दिया, नेहरू 2 नंबर का पद लेने के लिए तैयार नहीं थे, दूसरे नंबर का पद, वो पहले नंबर का पद मतलब प्रधानमंत्री पद पर ही रहना चाहते थे। सवाल ये भी है, आखिर नेहरू दूसरे नंबर पर क्यों नहीं रहना चाहते थे? जब चुनाव में सरदार पटेल जीते थे तो फिर नेहरू क्यों नहीं दूसरे नंबर पर रहना चाहते थे? वो इसलिए नहीं रहना चाहते थे कि वो सोचते थे जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में हम ब्राह्मण हैं। अब एक ब्राह्मण एक कुर्मी के नीचे कैसे रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कांग्रेस हमारे बाप दादा ने बनाई, चुनाव भले ये जीत गए लेकिन हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये कर नेहरू ने किया। तो गांधी की कांग्रेस में चल गई, देश में चल जाती है। देश में अगर कोई दूसरा आदमी चुनाव जीत जाता
और उसको कोई कहता कि आप हट जाओ, इनको बना दो, चलती। वो तो कांग्रेस के अंदर का चुनाव था तो गांधी की बात मान लिया। देश में तो ऐसा नहीं होता। तो पंडित नेहरू को लगा होगा कि कांग्रेस हमारे बाप दादा ने बनाई, हमारे पूर्वजों ने बनाई, हम कांग्रेस का चुनाव नहीं जीत पा रहे। कांग्रेस हमारे पूर्वजों ने बनाई, हम कांग्रेस का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। देश का चुनाव कैसे जीते? अगर जाति के आधार पर जनगणना होती रही और हर 10 साल में आंकड़े आते रहे। कैसे आंकड़े आते? हर 10 साल में, हर 10 साल में आंकड़े आते। क्या आंकड़े आते? ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%। अब एक बार आंकड़ा आता, 2 बार आंकड़ा आता, 3 बार आंकड़ा आता, 4 बार आंकड़ा आता। अरे 3-4 बार में तो ओबीसी के दिमाग की बत्ती जल ही जाती कि ये 3.5%, हम 52%, हम 52% वाले 3.5% के पीछे क्यों लगे हुए? और अगर ये दिमाग की बत्ती जल जाती तो देश पर ब्राह्मणों का कब्जा कैसे होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो होना है अगर, तो जाति आधारित जनगणना बंद करना। तो नेहरू जी ने जाति आधारित जनगणना सबसे पहले बंद कर। अब जब नेहरू जी ने बंद कर दिया तो इंदिरा जी क्यों करती? इंदिरा जी को यह साबित करना था कि मैं नेहरू जी की जायज बेटी हूं। तो जायज बेटी हो तो जब नेहरू जी ने बंद कर दिया तो हम क्यों शुरू करेंगे? तो उन्होंने भी शुरू नहीं किया। उन्होंने नहीं शुरू किया तो राजीव ने भी शुरू नहीं किया। मतलब जितने बार जनगणना हुई, जितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने, वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों ने जाति आधारित जनगणना नहीं होने दिया, जाति आधारित जनगणना को रोक कर रखा। क्योंकि जो बात नेहरू समझते थे वो बात दूसरे ब्राह्मण भी समझते थे, इसलिए उन्होंने नहीं होने दिया। हमारे ओबीसी के लोग कहते नहीं, सारे नेता तो ठीक नहीं है, लेकिन अटल जी बहुत नंबर 1 के नेता थे, उनसे बढ़िया नेता कोई हुआ नहीं। मगर जो बात नेहरू समझते थे वो बात अटल जी को भी समझ में आती थी कि अगर इनकी गिनती हो गई, इनके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, और अगर इनके दिमाग की बत्ती जल जाएगी तो ये 3.5% के पीछे क्यों रहेंगे? ये 3.5% के पीछे नहीं रहेंगे तो 3.5% वाले की सरकार कैसे बनेगी? तो अटल जी को भी समझ में आता था, आपके प्रिय नेता को भी ये बात समझ में आती थी कि इनकी गिनती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण देश में राज नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया? अटल जी ने भी गिनती नहीं किया। जब जब जनगणना का समय आया कोई ना कोई ब्राह्मण ही प्रधानमंत्री रहा। 2011 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन सारे फैसले कौन लेता था? प्रणब मुखर्जी लेते थे। प्रणब मुखर्जी कौन थे? बंगाली ब्राह्मण थे। तो 2011 में भारत मुक्ति मोर्चा ने बहुत बड़ा बवाल करके देश भर में रखा था, और देश भर में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। इसको लेकर 51,000 कार्यक्रम अकेले वामन मेश्राम साहब ने लिए, और दूसरे कितने लिए उसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था, और ये खबर जितने ओबीसी के नेता थे उन तक भी पहुंच गई थी कि जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। तो ओबीसी के नेताओं ने पार्लियामेंट बंद कर दिया, कहा जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते, नहीं चलने देंगे। तो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, वो खड़े हुए पार्लियामेंट में और उन्होंने कहा हम गिनती करेंगे। प्रणब मुखर्जी ने गिनती पर रोक लगा दी, गिनती नहीं होने दिया।
कांग्रेस के लोग अभी भी कहते हैं हमने किया था, झूठ बोलते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू ने सेंसस एक्ट में परिवर्तन कर दिया कि जाति आधारित गिनती नहीं होगी, जब तक सेंसस एक्ट में दोबारा परिवर्तन नहीं होगा कि अब जाति आधारित गिनती होगी, तब तक कैसे होगी? तो कांग्रेस ने क्या किया? नाम लिया जाति आधारित जनगणना का और किया सर्वे, और उस सर्वे की भी रिपोर्ट आज तक घोषित नहीं हुई। धोखा किया ओबीसी के साथ। और ये मुद्दा छोटा मोटा तो था नहीं। अगर इन्होंने धोखा किया तो लोगों को समझ में आ जाता धोखा किया। कहा मुद्दा गर्म है, ठंडा करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। अब ठंडा करने के लिए क्या करे? तो इससे बड़ा मुद्दा लाए। तो इससे बड़ा मुद्दा क्या है? तो अन्ना हजारे को उठाया। कहां से उठाया? महाराष्ट्र से। और बाबा रामदेव को उठाया हरियाणा से। और अन्ना हजारे ने कहा देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, जन लोकपाल आना चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा काला धन वापस आना चाहिए। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि 15-15 लाख सबके खाते में चले जाएंगे अगर आ जाएगा तो हम लोग क्या समझा रहे थे? गिनती। और वो लोग क्या समझा रहे थे? 15 लाख। तो हमारे लोगों को क्या समझ में आया? 15 लाख। गिनती समझ में ना आई। 15 लाख तो सबके खाते में आ गया, इसलिए लोग हंस रहे हैं। खाते में आ गया होगा। गिनती समझ में नहीं आई क्योंकि टीवी और अखबारों ने मिल करके आपका दिमाग खराब किया कि जन लोकपाल, जन लोकपाल, जन लोकपाल, जन लोकपाल, जन लोकपाल। 1 सितंबर 2011 को हम लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली लगाई थी। हम अपने लोगों को कह रहे थे चलो दिल्ली, तुम्हारी गिनती का मामला है। तो हमारे लोग कह रहे थे पटेल जी, अन्ना हजारे की जान बचाने का मामला है। बेचारा राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी धरती पर आया होगा। इसके बीच में कोई ईमानदार आदमी पैदा हुआ होगा लेकिन पता नहीं चला। ये पहला ईमानदार आदमी पता चला है राजा हरिश्चंद्र के बाद। ये भी मर जाएगा तो क्या होगा? वो कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, दिल्ली से नहीं जाऊंगा। तब तक, जब तक जन लोकपाल नहीं आ जाएगा तब तक। तो हमारे लोग जाति आधारित जनगणना की लड़ाई छोड़ दिए। और हमारे लोग कौन सी लड़ाई लड़ने लगे? तो हमारे लोग लड़ाई लड़ने लगे भ्रष्टाचार खत्म होना है, जन लोकपाल लाना। आपका मुद्दा उड़ गया, इसलिए आपके साथ धोखाधड़ी हो गई। और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद भी आपकी गिनती नहीं। हमारे लोगों को बार बार हमारे मुद्दे से भटकाया जाता। अभी जब जाति जनगणना की बात होती है, टीवी वाले दिखाते नहीं है, मगर कभी कभी कोई बड़ा नेता जब बोल देता है तो दिखाना मजबूरी हो जाता है। फिर क्या कहते हैं? ये जातिवादी लोग हैं। ये इससे जातिवाद बढ़ जाएगा। अच्छा, जितना बढ़ गया है इससे बढ़कर कहां जाएगा? जितना बढ़ा है इतना कम बढ़ा है, इससे बढ़कर कहां जाएगा? पार्टी टिकट देती है तो जाति देखकर, आदमी लड़के लड़की की शादी करता है तो जाति देखकर, हर काम करता है जाति देखकर, वोट देता है जाति देखकर। अब इससे ज्यादा कहां बढ़ेगा? इससे ज्यादा बढ़कर कहां जाएगा? जाति जाति के नाम पर भारत में दंगे नहीं होते, धर्म धर्म के नाम पर दंगे होते, लेकिन धर्म धर्म की गिनती होती है, जाति जाति की गिनती क्यों नहीं होती? तो ये बढ़ने और घटने का मामला नहीं है, मामला कुछ और है। अगर आपके आंकड़े आ जाएंगे तो आप दूसरे के पिछलग्गू नहीं रहोगे और आप कहोगे कि हम ही ज्यादा, हम देख लेंगे लोकतंत्र में। ऐसा थोड़े एक हम वोट डालेंगे तो 1 गिना जाएगा, भागवत जी डालेंगे तो 10 गिना जाएगा। अरे हमारा भी 1 गिना जाएगा और भागवत जी का, पांडे जी का, दुबे जी का भी 1 ही गिना जाएगा। तो जब हम संख्या में ज्यादा है तो गांव से लेकर दिल्ली तक हमारी सरकार हो। ऐसा कब सोचेगा? जब गिनती के आंकड़े आए। आंकड़े ही नहीं आएंगे तो सोचेगा कैसे? इसलिए रोक कर रखा है।